जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वन सीट में। क्या आप भी कर रहे हैं रेलवे पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी? तो साथियों मात्र 35 दिन आपके पास में शेष बचे हैं और 2 नंबर पक्के करने वाली वीडियो साथियों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। मूल कर्तव्य आज हम पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण टॉपिक ट्रिक से पढ़ेंगे, जिसमें साथियों पिछली बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मूल कर्तव्य या फिर साथियों आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान का पार्ट है और वही चीजें साथियों हम पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों पीछे रह जाएंगे। आपको यदि नंबर लाना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो वो टॉपिक जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और वो जो हमारी मुहिम चल रही है साथियों, जो टॉपिक वाइज तैयारी करने की, उसका आज का हमारा दूसरा वीडियो रहने वाला है। हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए, अनुच्छेद लगभग 12 से लेकर 35 तक हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लगभग साथियों 50 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि साथियों आपके आरपीएफ में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन इस क्लास से साथियों आपको प्रॉपर तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूं कि मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद में साथियों रिविजन करेंगे। रिविजन करने के बाद में साथियों आपको पता चलेगा कि वाकई में एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम साथियों मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे और फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके अनुसार साथियों हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम टॉपिक डालेंगे साथियों पहले मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्य पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में साथियों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ेंगे। जब साथियों मैंने आपको यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक एक चीज बताई थी और उसी प्रकार आज हम पढ़ने वाले साथियों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में साथियों यदि आपसे पूछा जाएगा तो सभी विद्यार्थियों को, लगभग साथियों 99% विद्यार्थियों को पता है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो इस पर हम साथियों यानी कि ज्यादा ध्यान देते हुए चलेंगे कि देश कौन सा हो जाएगा, सोवियत संघ। कभी कभी एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में रूस, तो रूस भी सही होता है, परंतु कभी कभी एग्जाम में साथियों रूस और सोवियत संघ दोनों देता है, तो फिर आपको लॉक करना है कि उस समय पर रूस को सोवियत संघ बोला जाता था जब हमने ये लिया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप लॉक करोगे साथियों, सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लिया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भाग 4A में हो जाएगा। 4A का मतलब आप समझ सकते हो साथियों की संविधान संशोधन से लिया है। अब कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा या फिर साथियों अनुच्छेद 51A, दोनों ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है भाग 4A में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, भाग 4 में हो जाएंगे डीपीएसपी, ये भी हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, जो बोले जाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में। चलिए बात करेंगे साथियों भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और 51A, यदि किसी चीज का हम संशोधन करते हैं तो फिर इसके आगे A, B, C, D लगता जाता है। ठीक है, इसका मतलब है संविधान में संशोधन करके ये जोड़ा गया है। कौन सा संशोधन किया गया? तो फिर हम ध्यान में रखेंगे साथियों 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने साथियों 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का यानी कि सलाह दी थी। कितने? 8 मौलिक कर्तव्य। पर जब साथियों संसद में यह कानून पारित हुआ तब साथियों ये लागू हुआ था और लागू होने से पहले संसद ने बोला कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे। कितने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी कि 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए हमारे संविधान में, परंतु संसद ने क्या बोला कि 10 मौलिक कर्तव्य होंगे। तो उसके अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया। भाग 4A अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे साथियों 1976 में। ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य लागू कब किए गए थे 10, तो फिर आप लोग करोगे 3 जनवरी 1977 को ये लागू किए गए थे, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, परंतु 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब गया? 86वां संविधान संशोधन 2022 में ये जोड़ा गया था, शायद 2002 है। ठीक है, 2022 नहीं, 2022 तो अभी हुआ है, 2002 लिखेंगे। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में साथियों जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना साथियों यह प्रवर्तनीय और वाद्य योग्य नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि आप अधिकार को देखेंगे तो अधिकार में मैंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी कि अधिकार प्रवर्तनीय और वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है, कोई भी हमारे अधिकारों के खिलाफ जाता है, तो फिर साथियों हम कहां पर जा सकते हैं?
फिर आप बोलोगे साथियों कि हम न्यायालय में खटखटा सकते हैं दरवाजा और बोल सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों द्वारा हमारा नुकसान किया जा रहा है। अब दूसरी बात साथियों, मौलिक कर्तव्य में ऐसा नहीं होता है। मौलिक कर्तव्य में 11 दे रखे हैं, ये हमारे द्वारा पालन किए जाएं तो अच्छी बात है, नहीं किए जाए तो हम न्यायालय में दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि ये आदमी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। कोई है जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है, तो इसके लिए हम साथियों न्यायालय में खटखटा नहीं सकते हैं। ठीक है, न्यायालय हमारी सुनवाई नहीं करेगा, बोलेगा ये मौलिक कर्तव्य और इसमें साथियों प्रवर्तनीय नहीं है, वाद योग्य, यानी कि साथियों ये क्या है, गैर न्यायिक है, न्यायिक नहीं है, इनका न्याय नहीं हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और उसी प्रकार अपने डीपीएसबी भी है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है जाएंगे, और नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी साथियों क्या है, वाद योग्य नहीं है और प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनका भी हम दरवाजा नहीं खटखटा सकते न्यायालय में, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये चीजें साथियों समझने के बाद में यहां से क्वेश्चन उठते हैं, तो ये चीजें आप एक एक चीज ध्यान में रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से लगाकर प्रवर्तनीय तक। ठीक है, उसके बाद में आपको चीजें मैं पढ़ाता हूं, और ये चीजें तो साथियों आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी। सिलेक्शन लेना है तो कुछ चीजें आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि 51A। अब पूछा जाता है कि 51A का ए, इसका मतलब 11 मौलिक कर्तव्य, 11 में से पहला मौलिक कर्तव्य मैंने स्पष्ट तरीके से लिख रखा है, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। अब कोई यदि आदर नहीं कर रहा है तो उसको सजा नहीं होगी, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये न्यायिक नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये हो जाएगा अपना दूसरा मौलिक कर्तव्य, इसका हो जाएगा 51B। ठीक है, 51A में तो मौलिक कर्तव्य और 51AB में साथियों हो जाएगा दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इनका पालन करें। ठीक है साथियों, ये भी चीज हम ध्यान में रखेंगे। और एक एक चीज साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि किसी भी राजनीति की किताब है, कोई सी भी किताब है, तो पीछे 11 मौलिक कर्तव्य लिखे हुए होते हैं। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया हो, पढ़ाई की हो और आपने ध्यान रखा हो, तो ऐसी किताबों के पीछे, बहुत सारी किताबों के पीछे मौलिक कर्तव्य लिख रखे हैं। तो वो मौलिक कर्तव्य आपके याद करने के लिए हैं, तो उनको याद जरूर करना है और ये लिख लेना कॉपी में। 11 आपके हो जाएगा 51A में हो जाएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रहे। उसके प्रति अक्षुण्ण रहना मतलब साथियों दृढ़ रहना है कि हमें एकता रखनी है, संप्रभुता रखनी है, अखंडता की रक्षा करनी है। ठीक है, अब करो तो ठीक बात है, नहीं करो तो भी ठीक बात है। ठीक है, चलिए, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर साथियों बिल्कुल राष्ट्र की सेवा करें। जब आपको बुलाया जाए कि हमारा देश खतरे में है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आए, बढ़ चढ़कर भाग लें। 51A में हो जाएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है ना, ऐसी प्रथाएं पुरानी चली हुई है जिनमें स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, तो उनको हमें विरुद्ध करना है, उनको हमें त्याग करना है। ठीक है, 51AE। ठीक है, पांचवा मौलिक कर्तव्य। छठा हो जाएगा हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, ध्यान रखना है, प्राकृतिक, ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, आप जी से ध्यान में रखेंगे। 51AG का संबंध हो जाएगा पर्यावरण की रक्षा करना, यह पूछा जाता है। कभी कभी हूबहू लाइन नहीं पूछी जाती एग्जाम में, पूछ लिया जाए कि पर्यावरण की रक्षा करना कौन से अनुच्छेद में है, 51AA में है, 51AF में है, 51AG में है कि 51AK में है, तो फिर आपको लॉक करना है। ये तो 7वां हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो कि प्रकृति से संबंधित है, उसकी रक्षा करना, संवर्धन करना, प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना। अब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि साथियों अलग अलग आवत, यानी कि जानते हो कोई कोई मांसाहारी है, कोई कोई शाकाहारी है। ठीक है, कोई कोई यानी कि मांसाहारी है, तो उसके ऊपर हम यानी कि ये क्लेम नहीं उठा सकते हैं। न्यायालय में हमारी साथियों सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई बोलता है ये नॉनवेज खाता है, मैं तो न्यायालय में जाऊंगा, कोई तड़कता भड़कता आदमी है वो बोल देगा जोश जोश में आके कि ये तो मौलिक कर्तव्य में लिख रखा है, तो इसीलिए पहले ही बोला गया कि ये साथियों वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। यदि कोई ऐसी चीज कर रहा है, जंगली जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए हम न्यायालय में दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ठीक है, उसका कर्तव्य बनता है, परंतु वो पालन करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक,
हमें करना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरों के लिए न्यायालय में इसमें नहीं जा सकते। हालांकि मैं खिलाफ हूं इन चीजों के, आपको बुरा लग रहा होगा, मैं ये बोल रहा हूं इसलिए कि सर खुद ही ऐसा बोले कि न्यायालय में नहीं कर सकते, परंतु साथियों ये संविधान है हमारा, ठीक है। और अच्छा है, संविधान में कुछ चीजें अच्छी है, कुछ चीजें अच्छी, बहुत सारी चीजें अच्छी है, ठीक है। तो आप जानते हो कि चीजें बहुत सोच समझ कर बनाई गई और संशोधन करने की अभी तो बहुत सारी जरूरत है, परंतु धीरे धीरे होगा, ठीक है। चलिए 11 आपके 51 ए एच में हो जाएगा साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई यानी कि 90 में हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। चलिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते रहे, उपलब्धियां ऊंचाई प्राप्त की जा सके, ठीक है। यह भी ध्यान में रखेंगे। और ये लास्ट 11वां है जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ध्यान में रखेंगे। और ये 11वां कौन सा हो जाएगा, 2002 में जोड़ा गया है, ध्यान में रखेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच वे अपने बच्चों को यानी कि माता पिता को बोला गया शिक्षा के अवसर प्रदान करें। माता पिता ये ध्यान में रखेंगे, उनका कर्तव्य। अब उनकी इच्छा हो तो ये कर सकते हैं, और उनकी इच्छा है कि नहीं मैं मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। उनका कर्तव्य बनता है तो वो पढ़ाएंगे। चलिए अब आशा और उम्मीद करूंगा साथियों ये आपको चीज समझ में आई होगी, बेहतर तरीके से मौलिक कर्तव्य आप समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए बस इतनी चीजें ध्यान में रखना। डीपीएसपी भी क्या है, वाद योग्य नहीं है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, वाद योग्य नहीं है। इसके लिए साथियों हम न्यायालय में दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, ठीक है। और डीपीएसपी किसके लिए होता है, राज्यों के लिए होता है। राज्य सरकारों को जो यानी कि केंद्र सरकार आदेश तो नहीं बोल सकते परंतु निर्देश बोल सकते हैं, ठीक है। डीपीएसपी क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है। यदि आपको कोई निर्देश दे रहा है तो अलग बात है, और आदेश दे रहा है तो अलग बात है। आदेश का मतलब है कि 100% है कि इसका पालन करना है, और राज्यों को आदेश दे रखा है कि अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और राज्यों को निर्देश दे रखा है कि वाद योग्य यानी कि साथियों राज्य के नीति निदेशक कुछ सिद्धांत है उनका पालन करें, कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। चलिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हो जाएंगे। मैंने अधिकार साथियों 12 से लेकर 35 तक आपको बता दिया है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका पूरा नाम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम इसके बारे में बोला गया। आप चाहो तो साथियों मौलिक अधिकार भी लिख सकते हो कि कराची अधिवेशन में। और डीपीएसपी महात्मा गांधी के निर्देशों के अनुसार लिए गए, महात्मा गांधी के जो पद कमल चरण कमल है उनसे यानी कि चीजें ली गई है, तो महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा। संविधान में जोड़ा गया डीपीएसपी को, और ये शुरू से ही साथियों यानी कि है किसमें, बाग 4 में हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कराची अधिवेशन में इसका पहली बार उल्लेख हुआ था। बाग 4 में डीपीएसपी है, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान कहां से लिया गया था, स्पेन, स्पेन से आयरलैंड में, आयरलैंड से हमारे भारत में। तो हमें आयरलैंड ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं कि डीपीएसपी को संविधान की नवीन विशेषता किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने। या फिर पूछा जाएगा संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की नवीन विशेषता बोला, तो वो हो जाएगा डीपीएसपी, ठीक है। और ग्रेवलिन आपके ऑस्टिन ने क्या बोला, संविधान की समझ डीपीएसपी को बोला। ये भी पूछे जाते एग्जाम में। भारतीय संघवाद का अर्ध संघीय डीपीएसपी किसको बोला, तो बिल्कुल साथी हो जाएगा केनेथ के वियर ने बोला, ठीक है। के वियर या फिर केनेथ वियर ने बोला। ध्यान में रखेंगे एक एक चीज को, जो कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% है। इसके अलावा आप पढ़ो ना पढ़ो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु ये चीजें जरूर पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे संविधान के कुछ अनुच्छेद जो कि अपने डीपीएसपी से संबंधित है, कुछ नहीं जो हो वो प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए करवा रहा हूं, ठीक है। अंदर तक यानी कि जा रहे हम अंदर तक, जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, परंतु अंदर तक जाना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए हम पढ़ेंगे साथियों बिल्कुल, यानी कि अनुच्छेद आपके लिए 36 में हो जाएगा राज्य की परिभाषा। अब आप बोलोगे सर आपने मूल अधिकार पढ़ा है, तब भी 12वां अनुच्छेद था, उसमें साथियों राज्य की परिभाषा है। तो यानी कि संविधान में लिख रखा है अनुच्छेद 12 के अनुसार ही अनुच्छेद 36 भी है।
राज्य की परिभाषा दोनों में सेम है। अखंड राज्य है बिल्कुल साथियों आपके लिए। भारतीय संघ में राज्य का उल्लेख है तो वो राज्य हो जाएंगे। डीपीएसपी का राज्य की परिभाषा, डीपीएस की परिभाषा नहीं है, ध्यान में रखेंगे, राज्य की परिभाषा है। ठीक है। अनुच्छेद 37 साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। बोल रखा है ना साथियों, ये वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ये किस में दे रखा है? ये साथियों हो जाएगा बिल्कुल अनुच्छेद 37 में कि न्यायालय में आप शरण नहीं ले सकते। ठीक है, हो गया हरण तो हो गया हनन। ठीक है, चलिए। लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि लोगों के कल्याण के लिए उनकी नीतियों का वर्णन किया गया है। राज्यों को बोला गया है, निर्देश दिया गया है, लोगों के कल्याण के लिए काम करो, नई नई योजनाएं निकालो। तो अनुच्छेद 38 में दे रखा है, बोला जाएगा लोक कल्याणकारी व्यवस्था या फिर साथियों लोक कल्याण की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो फिर आप लोग करोगे अनुच्छेद 38 में। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, ये ध्यान में रखेंगे। महिला और पुरुष को समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 में। ध्यान में रखेंगे, राज्य भौतिक और अभौतिक संसाधनों साधनों को संकेंद्रण को रोकेगा। ठीक है, राज्य महिला व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। यह भी किसमें बोला गया? इसमें। पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, इसीलिए अलग से लाइन लिख रखी है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करेंगे 39 का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, और यह चीज राज्य बाध्य होगा। पेंशन दी जाएगी, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, ये किस में आती है? तो फिर आप लोग करोगे, ये साथियों बिल्कुल आपके इसमें आ सकती है कि नहीं? निःशुल्क विधिक सहायता में साथियों एक अनुच्छेद 41 भी है, ये भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, यह भी हो सकता है। ठीक है, अब आर्थिक और शैक्षिक वर्ग से यानी कि जैसे कि विधवा, अब विधवा है उसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, या फिर साथियों वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है, तो आर्थिक और पिछड़े वर्ग से तो उसको भी पेंशन मिलेगी, यह भी इसी में आएगा। ठीक है, चलिए हाँ आगे चलूं। एक हो जाएगा साथियों बिल्कुल आपके लिए दे रखा है, राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उनकी शक्तियां प्रदान करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिया गया, उनके विचार थे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 42 में साथियों कार्य की न्यायोचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसे कि कोई महिला है वो गर्भवती है तो उसको यानी कि निःशुल्क प्रसूति, प्रसूति मतलब प्रसव के दौरान, ठीक है, यानी कि गर्भवती है और उसको कुछ सहायता चाहिए तो वो राज्य देगा, ये राज्य को निर्देश दिए गए। ठीक है, या फिर साथियों कोई बीमार हो गया है व्यक्ति और उसकी मनोचित व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसको ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। सरकारी यानी कि कोई सरकारी सेवा में है, चाहे आप पुलिस है और आप चाहते हैं कोई सरकारी टीचर है और आप चाहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं छुट्टी ले सकता हूं, तो ले सकते हो आराम से, ये इसमें बोला गया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क प्रसूति। प्रसूति किसकी होती है? महिला की होती है। कभी कभी शिशु प्रसूति लिख रखा होता है, कौन सा? शिशु प्रसूति लिख रखा होता है, यूपीएससी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, महिला प्रसूति होता है, प्रसव महिला का होता है, शिशु का नहीं होता है। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार, यानी कि उतना तो यानी कि दिया ही जाएगा। अनुच्छेद 43 हो जाएगा, निर्वाह योग्य मजदूरी, जीवन जी पाए, उसकी जिंदगी काट का है व्यक्ति तो जिंदगी काटने के लिए कितना उसको मजदूरी दी जानी चाहिए, वो मजदूरी साथियों इसमें निर्धारित है। राज्य को निर्देश दिए गए कि इतनी मजदूरी तो उसको मिलनी चाहिए जिससे वो उसका जीवन निकाल सके। ठीक है, 43 क में क्या हो जाएगा? सरकारी समितियों की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी 2011 में, 97 संविधान संशोधन यानी कि जोड़ा गया था इसको। 43 क में सरकारी समितियों की स्थापना करना 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक हो जाएगा ये राज्य समान नागरिक संहिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की स्थापना साथियों बिल्कुल 44 में की गई। समान नागरिक संहिता यानी कि यदि आप किसी सरकारी नौकरी में सरकारी कार्यालय में जा रहे हो तो फिर आपको उसी यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम वाली यूनिफॉर्म, हिंदू हो तो हिंदू वाली यूनिफॉर्म पहन के जाओगे। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता मतलब समान रूप से आपको रहना पड़ेगा। चलिए
45 अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एक तो हो जाएगा 0 से 6 और 6 से 14। 0 से 6 वाले बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और 6 से 14 वाले बच्चों का बिल्कुल आपको शिक्षा का ध्यान रखना है। ये वाली चीज यहाँ पे बोली गई, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, वो की वही बात हो जाएगी ये। तो 45 अनुच्छेद में भी हो जाएगा। चलिए, एक हो जाएगा राज्य एसटी एससी यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर पिछड़े वर्ग हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना, खासकर उनके ऊपर ध्यान देना है। ये जो चीज लिख रखी है ना 45 वाली 6 से 14 वर्ष, तो इन पर ज्यादा ध्यान देना है एससी एसटी वालों के लिए। ये राज्य को निर्देश दिए गए, क्योंकि पहले से पिछड़ा होता है। एक अमीर व्यक्ति होता है, वो एप्पल कैसे खाता है? काट कर खाता है। बेचारा एक गरीब व्यक्ति होता है, वो मुंह से नोच कर एप्पल को खाता है, और गरीबी तो साथियों एप्पल देखते ही कहां पर है। तो ये चीजें यानी कि इसमें देखिए कि उनका ज्यादा ध्यान रखो। चलिए, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि जो कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है, उसका बढ़ावा देगा। जैसे कि गोहत्या, गोहत्या किसके अंतर्गत आएगी? इसी के अंतर्गत आएगी 48 में। कोई गोहत्या कर रहा है तो वो मत करो, ये चीजें इसके अंदर दे रखी है। जैसे कि साथियों इसमें दे रखा है अनुच्छेद 47 छूट गया है, सॉरी, अनुच्छेद 47 आपको लिखना चाहिए, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 में साथियों आपके क्या दे रखा है वो आप कॉपी में लिख लेना कि इसमें जैसे कि शराब पर प्रतिबंध, शराब को क्या बोला जाता है? मद्यपान बोला जाता है। क्या? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिए गए हैं। महात्मा गांधी का यानी कि बिल्कुल यानी कि विरोध में थे। पोषायुक्त आहार मिलना चाहिए आपको, ये अनुच्छेद 47 में है। आपको नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, राज्य सरकार नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगी। मद्यपान आप यानी कि प्रतिबंध। अब इसके लिए साथियों आपको अनुच्छेद दे रखा है कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यानी कि दाखिल हो जाओ और वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाने लग जाओ। तो फिर साथियों अनुच्छेद कौन सा लिख रखा है? ये वाला लिख रखा है आपके लिए कि आपको स्पष्ट तरीके से बोल रखा है कि न्यायालय की शरण संभव नहीं है। कोई शराब पी रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए साथियों वो शराब पिएगा, उसका काम है शराब पीना। एक बार पूछ लिया चीजों को, यानी कि एक बार मैंने खुद को शराबी को पूछ लिया, शराबी ने बोला कि यदि मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा दिमाग का ढक्कन नहीं खुलेगा। अब उसको क्या बोले, समझ रहे हो? तो ये चीजें साथियों हो जाएगी। जैसे कि मद्यपान पर प्रतिबंध, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में? तो 47 में हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 48 क में साथियों हो जाएगा राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ रही है वो सब, ठीक है। अनुच्छेद 49 यहाँ पे नहीं दे रखा है, मैं 49 भी बता देता हूं आपको। राष्ट्रीय महत्व स्मारक और जो यानी कि आपके संस्मारक हो जाएंगे, जो याद करने योग्य चीजें हैं, राष्ट्रीय वस्तुएं हो जाएगी, उनका संरक्षण करना हमारा यानी कि अधिकार हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, और राज्यों को निर्देश दिए गए कि उनका संरक्षण करो, और वो बखूबी करते भी हैं, ठीक है। और 50वां हो जाएगा साथियों राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और ये 51वां अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का वर्णन है, जो शांतिपूर्ण सहस्थित, मैं आपको बताता हूं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और बिल्कुल साथियों अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ये 51 में हो जाएगा। क्या आपको क्लास अच्छी लगी? तो आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कौन सा टॉपिक और पढ़ना है, जो कि मैं डीपली आपको चीज़ें संभाल कर मैं आपको पढ़ाऊं, और जो मुझे चीज़ें आती है वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ताकि आपके सिलेक्शन में आपको मदद मिल सके। मौलिक अधिकार हमने पढ़े, मौलिक कर्तव्य हमने पढ़े, नीति निर्देशक सिद्धांत हमने पढ़े, और आगे आपको क्या क्या पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी चीज़ें साथियों आपके काम आएगी। एग्जाम बहुत सारे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आरपीएफ के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट हो, आगे बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आरपीएफ के लिए तो होगा ही होगा, परंतु ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। ओके, टेक केयर।